हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। आइए दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हमारा साइंस फाउंडेशन बैच है और इसमें पढ़ने वाले हैं, देखिए, बेसिक थ्योरी एंड एमसीक्यूज। साइंस विज्ञान का फाउंडेशन बैच हमारा थ्योरी एंड एमसीक्यूज, क्लास नंबर है आज 9। एजुकेशन इज ए विजन हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए और विजिट कीजिए। चलिए हम जानते हैं क्या पढ़ रहे थे हम, और इतना हम पढ़ चुके थे उनके बारे में यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। तो सर, जो हमारा विज्ञान का फाउंडेशन बैच था उसमें हम बायोलॉजी सेक्शन पढ़ रहे थे, मनुष्य एवं जीव जंतुओं के बारे में। क्लास नंबर 9 है। क्लास नंबर हमारी क्या है? 9 है। और जो हम आज पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं सर कोशिका के बारे में। कोशिकाओं के बारे में हम पढ़ रहे थे। कोशिकाओं के बारे में हमारी चर्चा चल रही थी। पिछले 8 क्लास हम ले चुके थे, आज हमारी क्लास नंबर 9 है। चलिए जानते हैं कोशिका क्या होती है। देखिए, कोशिका विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। जो शरीर के अंदर विखंडन होते हैं, विभाजन होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है दोस्तों हमारा कोशिका विभाजन, दूसरा होता है समसूत्री विभाजन और तीसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। इनके बारे में चर्चा करते हैं। कोशिकाओं के विभाजन के कई कारण हैं, क्योंकि कोशिकाएं पुरानी, मृत या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को बदलने के लिए विभाजित होती हैं। कोशिकाएं विभाजित होती हैं ताकि जीवित चीजें बढ़ सके। जीव इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि कोशिकाएं बड़ी हो रही हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि कोशिकाएं अधिक से अधिक कोशिकाओं का उत्पादन करने के लिए विभाजित हो रही है। वो अधिक से अधिक कोशिकाओं में क्या हो रही है? विभाजित हो रही है और नई नई कोशिकाओं का निर्माण कर रही है। मानव शरीर में लगभग 2 ट्रिलियन कोशिकाएं हर दिन विभाजित होती हैं। ये एक मेन पॉइंट है कि मानव शरीर में लगभग 1 ट्रिलियन कोशिकाएं डेली विभाजित होती हैं। कोशिका विभाजन में जो कोशिका विभाजित होती है उसे मूल कोशिका कहा जाता है, और कोशिका विभाजन में जो कोशिका विभाजित होती है उसको मूल कोशिका कहा जाता है। मूल कोशिका विभाजित होकर के बेटी कोशिकाओं में यानी पुत्री कोशिकाओं में बदल जाती है, और यह प्रक्रिया दोहराई जाती है, जिसे कोशिका चक्र के रूप में जाना जाता है। कोशिका के विभाजन के 3 तरीके हैं जो कोशिका के प्रकार पर निर्भर करते हैं, जैसे अमिटोसिस एंड माइटोसिस और मेयोसिस। ये 3 प्रकार है इसके। कोशिका विभाजन के इन तरीकों में से प्रत्येक की विशेष विशेषताएं बताई गई हैं। अब देखिए, सिद्धांत के अनुसार प्राणी कोशिकाएं नई कोशिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, ठीक है, और नई कोशिकाओं के निर्माण को कोशिका विभाजन या कोशिका उत्पादन कहते हैं। हमने क्या पढ़ा यहाँ पर कि सिद्धांत के अनुसार प्राणी कोशिकाएं नई कोशिकाओं में विभाजित हो जाती हैं और नई कोशिकाओं के निर्माण को कोशिका विभाजन या कोशिका उत्पादन कहते हैं। इसे सबसे पहले फ्लेमिंग ने 1882 में देखा था, लेकिन विस्तृत विवरण बेलार ने 1990 में दिया था। अब आमतौर पर जो कोशिका विभाजन होता है वो 3 प्रकार का होता है, और कोशिका की खोज किसने की थी सर? रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1864 के आसपास, है ना? 1964 के आसपास, ऐसा ही कुछ इसमें। चलो अब हम मेन चीज को में पढ़ते हैं, अमिटोसिस, मिटोसिस एंड अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला देखते हैं सर अमिटोसिस। अमिटोसिस क्या होता है? यह कोशिका विभाजन एक कोशिकीय जीव की कम विकसित कोशिकाओं में होता है, और सबसे पहले कोशिका का केंद्रक विभाजित होता है और फिर बाद में कोशिका द्रव्य, अंततः 2 नई कोशिकाएं बनती हैं। बैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल, खमीर, अमीबा, प्रोटोजोआ आदि में इस प्रकार कोशिका विभाजन होता है, ठीक है। तो ये होता है सर हमारा एमिटोसिस। इसमें किसका? नीले हरे शैवाल, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, अमीबा, खमीर, इन सभी का क्या होता है? निर्माण होता है। ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। अगर आता है सर हमारा माइटोसिस। माइटोसिस क्या होता है? इस कोशिका विभाजन को दैहिक कोशिका विभाजन यानी द्विखंड कोशिका विभाजन कहते हैं, कि उसके रूप में जाना जाता है।
जिसमें दो समान कोशिकाएं बनती हैं। यद्यपि कोशिका विभाजित होती है लेकिन गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। और माइटोसिस एक सतत प्रक्रिया है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस जैसे विभिन्न चरण होते हैं और कोशिका चरण दर चरण खुद को विभाजित करती है या करती रहती है। ये क्या होती है सर? माइटोसिस कोशिका। क्या होती है? माइटोसिस कोशिका। फिर इसका प्रोफेज क्या होता है? देखो, प्रोफेज के बारे में पढ़ा तो ये क्या होता है? माइटोसिस का प्रथम चरण होता है सभी पशु कोशिकाओं में तथा कुछ पौधों जैसे कवक और कुछ शैवाल में ये होती है। फिर बात आती है तारक केंद्र। तारक केंद्र स्वयं की प्रतिलिपि बनाता है और दो नए तारक केंद्रकों को सेंट्रोसोम में विभाजित करता है तथा कोशिका के विपरीत छोर ध्रुवों में चला जाता है। और एक चीज और पढ़ी होगी सर आपने, कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का शक्ति ग्रह क्या होता है? कोशिका का शक्ति ग्रह वो होता है सर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया होता है हमारा कोशिका का पावर हाउस, या जिसको हम शक्ति ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, इसको बिजली घर बोल सकते हैं। फिर क्या बात आती है इसमें कि जो तंतु है वो तंतु या तंतुओं की श्रृंखला प्रत्येक तारक केंद्र के आसपास में नाभिक की ओर विकीर्ण होती है, ये विकीर्ण होती हुई दिखाई देती है। फिर आता है कवक और कुछ शैवाल को छोड़कर तरक तंतु सेंट्रियोल्स की उपस्थिति के बिना विकसित होते हैं। जो गुणसूत्र पहले से दोहराए गए हैं वे छोटे और मोटे हो जाते हैं। ठीक है, क्रोमेटिड्स प्रत्येक गुणसूत्र के दो दोहरे भाग होते हैं जो सेंट्रोमियर द्वारा एक साथ बंधे रहते हैं। नाभिक और केंद्रक झिल्ली अंतिम प्रोफेज में विघटित होने लगते हैं। फिर बात आती है सर हमारी मेटाफेज की। इनके बारे में अभी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, कि नाभिक और केंद्रक झिल्ली अंतिम प्रोफेज में विघटित होने लगते हैं। उसके बाद आता है सर मेटाफेज। कि मेटाफेज होता क्या है? गुणसूत्रों के जोड़े इस प्रकार संरेखित होते हैं कि कोशिका का केंद्र और प्रत्येक सेंट्रोमियर प्रत्येक ध्रुव से एक तरक तंतु से जुड़ जाता है और एक नई कोशिका का निर्माण करता है। फिर बात आती है सर हमारा सेंट्रोमियर की। जो सेंट्रोमियर होता है वो विभाजित हो जाता है और अलग हुए क्रोमेटिड स्वतंत्र संतति गुणसूत्र बन जाते हैं। फिर बात आती है एनाफेज क्या होता है? स्पिंडल फाइबर छोटे होने लगते हैं। फिर क्या होता है एनाफेज में? जो स्पिंडल फाइबर होते हैं ये छोटे छोटे होने लग जाते हैं। यह पुत्री कोशिका यानी बहन क्रोमेटिड्स पर एक बल लगाता है जो उन्हें अलग कर देता है। जो स्पिंडल फाइबर होता है हमारा लगातार छोटे छोटे होते रहते हैं तथा क्रोमेटिड्स को विपरीत ध्रुवों की ओर खींचते रहते हैं या खींचने लग जाते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रत्येक संतति कोशिका को गुणसूत्रों का समान सेट प्राप्त होता है। ये समान सेट की कोशिका इसमें प्राप्त होने लगती है। फिर बात आती है सर हमारी टेलोफेज की। टेलोफेज क्या होता है? ये देखिए, ये जो गुणसूत्र विघटित हो जाते हैं। टेलोफेज की पहली बात क्या है? इसमें गुणसूत्र विघटित हो जाते हैं। प्रत्येक नए गुणसूत्र समूह के चारों ओर केंद्रीय आवरण अर्थात केंद्रीय झिल्ली का निर्माण होता है और पुत्री जो गुणसूत्र होते हैं ध्रुव तक पहुंचते हैं। फिर अगला आता है सर हमारा कि जो पुत्री गुणसूत्र ध्रुव तक पहुंचते हैं और स्पिंडल फाइबर पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। फिर बात आती है सर हमारे साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होता है? जो केंद्रक के विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य विभाजित होना शुरू हो जाता है। केंद्रक का जैसे विभाजन कंप्लीट होता है जो कोशिका द्रव्य है उसका विभाजन होना शुरू हो जाता है। फिर मूल बड़ी कोशिका दो छोटी समान कोशिकाओं में बदल जाती है और प्रत्येक संतति कोशिका भोजन लेती है, बढ़ती है, विभाजित होती है और यह प्रक्रिया जारी रहती है। यह संतति कोशिकाओं तक संरक्षण करके चयापचय की निरंतरता बनाए रखता है, यह उसको अगले चरण में ले जाता है। फिर देखते हैं इसमें क्या होता है सर। यह घाव भरने, क्षतिग्रस्त भागों जैसे छिपकली की पूंछ के पुनर्जनन, कोशिकाओं जैसे त्वचा की सतह के प्रतिस्थापन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है
और यदि अनियंत्रित प्रक्रिया हो तो यह ट्यूमर या कैंसर के विकास को जन्म दे सकता है। और मान लो कोशिका बढ़ती जा रही है ये और इस पर कंट्रोल नहीं किया जा रहा है तो ये फिर आपके शरीर में ट्यूमर या कैंसर के रोग को आगे बढ़ा सकता है या निर्माण कर सकता है। माइटोसिस में यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि दो संतति कोशिकाओं को समान संख्या गुणसूत्र प्राप्त हो और इसलिए उनमें मूल कोशिका के समान विशेषताएं होती है या उनकी मूल कोशिकाओं की विशेषता बताई जाती है। उसके बाद आता है सर हमारा अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? यह एक विशेष प्रकार का कोशिका विभाजन है जो यौन प्रजनन करने वाले जीवों में होता है और इस प्रकार युग्मक यौन कोशिकाएं उत्पन्न होते हैं। इसमें दो क्रमिक कोशिका विभाजन होते हैं जो समसूत्री विभाजन जैसा दिखता है लेकिन गुणसूत्र केवल एक बार ही दोहराए जाते हैं। इस प्रकार युग्मकों में शरीर की कोशिकाओं में सामान्य रूप से पाए जाने वाले गुणसूत्रों की आधी संख्या होती है और दो उपचरण अर्धसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। क्या होते हैं? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होते हैं। ठीक है, अब इसमें हम बात करें जो अर्धसूत्री विभाजन हमारा फर्स्ट, वो इसे 4 उपचरणों में विभाजित किया जा सकता है। इसको भी 4 उपचरणों में बांटा जा सकता है। पहला है प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1। ठीक है, और जो अर्धसूत्री विभाजन 2 है इसे 4 उपचरणों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2। तो ये क्या होते हैं? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में हम इनको बांटते हैं। ठीक है, हमने अब पढ़ा था पहले समसूत्री विभाजन और अब जानकारी ले रहे हैं हम सर अर्धसूत्री विभाजन के बारे में। फिर देखते हैं सर में जो हमारा अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट क्या कहता है। प्रोफेज 1 क्या है? इसमें अर्धसूत्री विभाजन की अधिकांश महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं प्रोफेज 1 के दौरान होती हैं। गुणसूत्र संघनित होकर दृश्यमान हो जाते हैं और सेंट्रिओल्स बनते हैं और ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं। नाभिकीय झिल्ली घुलने लगती है। उसके बाद समजातीय जोड़ी एक चतुष्कोण बनाती है। प्रत्येक टेट्राड 4 क्रोमेटिडों में बना होता है। समजातीय गुणसूत्र आनुवंशिक सामग्री की अदला बदली करेंगे जिसे क्रॉसिंग ओवर के रूप में जाना जाता है, जिससे 4 अद्वितीय क्रोमेटिड्स का निर्माण करके आनुवंशिक विविधता बढ़ जाती है। ठीक है, फिर बात आती है सर हमारी मेटाफेज 1 की। मेटाफेज 1 क्या होता है? देखो सूक्ष्म नलिकाएं सेंट्रियोल से बढ़ती हैं और सेंट्रोमियर से जुड़ जाती हैं। यहाँ टेट्राड कोशिका भूमध्य रेखा के साथ पंक्तिबद्ध होती रहती हैं और उनको एक नए रूप में निर्माण करती हैं। फिर बात आती है सर इसमें एनाफेज फर्स्ट की। सेंट्रोमियर टूट जाते हैं, साइटोकोनाइसिस शुरू हो जाता है और समजातीय गुणसूत्र अलग हो जाते हैं लेकिन बहन क्रोमेटिड अभी भी जुड़े रहते हैं। फिर बात आती है सर हमारी टेलोफेज 1 की। टेलोफेज 1 क्या बताता है? इसमें प्रजातियों के आधार पर गुणसूत्र विघटित हो सकते हैं और साइटोकाइनेसिस से 2 अगुणित संतति कोशिकाओं का निर्माण करके अपनी पूर्णता तक पहुंच जाता है या उसको आगे बढ़ाता है। अब बात आती है सर इसमें अर्धसूत्री विभाजन 2 की। अभी हमने अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट को पढ़ लिया था, अब आता है अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। इसमें प्रोफेज सेकंड क्या कहता है? केंद्रक झिल्ली घुल जाती है, केंद्रक बनते हैं और ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं। फिर बात आती है सर मेटाफेज 2 की, जो सूक्ष्म नलिकाएं सेंट्रोमियर से जुड़ती हैं और सेंट्रिओल से बढ़ती हैं तथा बहन क्रोमेटिड कोशिका भूमध्य रेखा के साथ पंक्तिबद्ध होती जाती है, उसके साथ आगे बढ़ती रहती है। फिर बात आती है सर इसमें एनाफेज सेकंड की। एनाफेज सेकंड क्या है? साइटोकाइनेसिस शुरू होता है, सेंट्रोमियर टूट जाते हैं और सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो जाते हैं। फिर आता है टेलोफेज सेकंड, प्रजातियों पर निर्भर करता है और गुणसूत्र विघटित हो सकते हैं। साइटोकाइनेसिस 4 अगुणित संतति कोशिकाओं का निर्माण करते हुए पूर्णता तक पहुंचता है, उसके बारे में चर्चा करता है। तो ये सर हमने यहाँ पर अभी क्या पढ़ा उस चीज को हम नोटिस कर लेते। हमने कोशिका के बारे में पढ़ा सर, इसके बारे में पढ़ा हमने कोशिका के बारे में। ठीक है,
उसका हमने विभाजन पढ़ा। देखो अब इसमें विभाजन हमने क्या किया, और ये विभाजन हुआ कैसे, कितने रुपए में हुआ, उसको मैं जानते हैं। तो जो फर्स्ट हुआ था सर, इसमें हमारा क्या होता, समसूत्री विभाजन, और दूसरा होता सर हमारा अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट एंड सेकंड, जिनकी हमने पूरे मेटाफोर्स को यहाँ पर पढ़ा है। तो ये था हमारा कोशिका के बारे में जो हमने जाना, और अगले चैप्टर में हम और भी अन्य चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। धन्यवाद।